कामधेनु योजना को लेकर आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, डेयरी को बढ़ाना। आजकल अपन सुनते हैं ना कि बहुत सारा दूध मिलावटी आने लगा है। मिलावटी क्यों आने लगा है? जब आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं होगा, दूध नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो लोग ऐसा काम करते हैं, वो मिलावटी दूध बेचेंगे। मिलावटी दूध किसके पास तक पहुँचेगा? लोगों के पास पहुँचेगा, जो कि क्या होगा? हार्मफुल होगा। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, नए एंटरप्रेन्योर्स आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये स्कीम हम इसलिए लेकर आए ताकि प्रदेश में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। क्या कहा? पहले आओ पहले पाओ। तो पहली बात क्या है इस स्कीम की? सबसे पहली बात, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले अप्लाई करेगा उसे पहले लॉट किया जाएगा। शर्तें क्या रखी उन्होंने? शर्तें रखी कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? अगर कामधेनु योजना में जाना है तो उसे मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, 20 वर्ष से आयु ज़्यादा होनी चाहिए, 3.5 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। सारी दो बातें तो ठीक थी, बोले तो जैसे ये बात आई कि 3.5 एकड़ एक यूनिट के लिए, पर यूनिट 3.5 एकड़ पर यूनिट के लिए। यहाँ लोगों को लगा यार एक तो ये लफड़े वाली बात हो गई। अब किसी के पास 2 एकड़ है, 1.5 एकड़ पिताजी के पास है, वो क्या करेगा? वो कैसे चलाएगा? उन्होंने कहा कि अगर आपके सम्मिलित खाते में है, कैसे खाते में है? सम्मिलित खाता, आपके पिताजी के नाम से, भाई के नाम से, किसी के भी नाम से सम्मिलित खाते की जमीन है, तो आप कंसेंट ले लोगे, उनसे सहमति ले लोगे भाई से, पिताजी से, और आप इस जमीन को भी यूज़ कर पाओगे। बोले ठीक है साहब, ये भी है मेरे पास, हो गई सम्मिलित खाते की जमीन, पर मेरी जमीन इकट्ठा नहीं है। कहाँ होती? गांव में किसके पास जमीन होगी कि पूरा का पूरा एक ज़मीन यहाँ है, एक ज़मीन 5 एकड़ दूर, 5 किलोमीटर दूर पे है। क्या करेंगे ऐसे केस में? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उन्होंने कहा ले लेना चाहिए भैया, ज़मीन जरूरी थोड़ी ना कि आपके एक पास हो। उन्होंने कहा एक तहसील के अंदर भी है तो भी चलेगा। अगर सम्मिलित खाते में कहाँ है? तहसील के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सरकार क्यों जमीन को लाओ? जब अपन एनएलएम की बात करेंगे तब भी, और यहाँ भी जमीन की बात क्यों करती है? 3.5 एकड़ उन्होंने क्यों कहा कि एक यूनिट के लिए होना चाहिए? खाना कहाँ से लेकर आओगे? उसके लिए हरा चारा कहाँ से उगाओगे? उसके लिए भूसा कहाँ से लेकर आओगे? अगर आपके पास नहीं होगा, जमीन नहीं होगी, तो आप कहाँ से करोगे? वो नहीं चाहते कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए, आप लॉस पे चले जाओ। उन्होंने कहा आपके पास अगर जमीन होगी तो आप क्या कर पाओगे? आप भूसा भी लेकर आ पाओगे, ड्रिप फॉर्डर जो हरा चारा है आप वो भी उगा पाओगे, बाकी चीज़ों को पूरा कर पाओगे, स्ट्रक्चर बना पाओगे। सर ने कहा कि शेड बनाने के लिए, उन्होंने कहा कि शेड की क्या वो रहेगी? एक जानवर को 100 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होगी बछड़े समेत। एक जानवर को कितनी की रिक्वायरमेंट होगी? 100 स्क्वायर फीट की। और एक यूनिट कितने की होगी? 25 जानवरों की। कितने स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होगी? 2500 स्क्वायर फीट का शेड बनाना होगा। कितना? मिनिमम जो शेड बनेगा वो 2500 स्क्वायर फीट का होगा। और उसमें क्या रहेगा? नीचे पूरा आप फ्लोरिंग करोगे, प्रॉपर फ्लोरिंग, स्किड ना होने पाए कि जानवर फिसले नहीं, छत होनी चाहिए, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, ऐसा बनाना होगा। ये भी प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। ठीक है। इन्होंने कहा कि जानवर की कैटेगरी कौन कौन से? 3 तरीके के जानवर आप पाल सकते हो। कौन कौन से होंगे? पहला होगा गाय, दूसरा हो गया भैंस, तीसरा क्या हो गया? जर्सी, या जिसे एचएफ कैटेगरी बोला जाता है। ऐसे ही यही बताया था सर ने। गाय के लिए क्या कहा कि गाय का अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या बनेगी? 36 लाख रुपए। कितनी होगी? और जर्सी गाय या भैंस के केस में प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी? 42 लाख रुपए। सबसे पहले वो आपको कैसे पैसे देने वाले? उन्होंने कहा आप 4 टुकड़ों में भैया आपको पैसे देने वाले हैं। पहले हम आपको पैसे देंगे क्या बनाने के लिए? शेड बनाने के लिए। नॉर्मल केस में 11 लाख, यहाँ 11,40,000। ये किसके केस में? एचएफ, जर्सी और भैंस के केस में। यहाँ का 11 लाख रुपए पहला उन्होंने किसके लिए दिया? शेड बनाने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि विदिन 4 मंथ, 4 महीने के अंदर आपको अगले पैसे दे दिए जाएंगे 9 जानवर खरीदने के लिए। अगले 4 से 8 महीने के बीच फिर आपको 8 जानवर खरीदने होंगे। और अगले 4 महीने में, यहाँ 4 महीने, अगले 8 जानवर, टोटल 25 जानवर आप कब खरीदने वाले हो? 11, ये 9, 8, 8, 4 महीने के डिफरेंस में। और क्यों खरीदना है 4 महीने के डिफरेंस में? ताकि आपकी डेयरी में हमेशा दूध बना रहे, रोटेशन पीरियड बना रहे। एक्चुअली होता क्या है, डेयरी फेल होने की वजह क्या होगा? अगर आपने एक साथ 25 खरीद लिए, क्या होगा? 25 आपने एक साथ खरीदोगे
एक साथ दूध बंद हो जाएगा, कैसे कर पाओगे आप? दूध देना बंद हो गया, अब आपके खर्चे तो बने हुए हैं, सारी चीज़ें वैसी की वैसी चल रही, पर आपको यहाँ बनाए रखना है तो इसमें एक क्रम से चलना पड़ेगा आपको। गाय भैंस, और उसके लिए क्या रखा कि कैसे गाय लेकर, अगर गाय लेकर आते हो तो मिनिमम कितना दिन दूध देने वाली होनी चाहिए? 7 लीटर। भैंस के केस में 8 लीटर, और जर्सी गाय के केस में 10 लीटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी गाय लेकर आना है। और कैसी गाय लेकर आओगे आप? जिसमें कम से कम 7 लीटर दूध देती हो। अगर भैंस है तो कितना दूध देती हो? 8 लीटर। और अगर जर्सी गाय है तो कितना? संकर गाय है तो कितना? 10 लीटर दूध तो देने। और कितने महीने पर बच्चे जन्मे हुए उसे कितना टाइम हुआ होना चाहिए? इससे ज़्यादा का मत लेकर आ जाना। उन्होंने कहा इतना ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या उनको वो बनाते टाइम उन्होंने क्यों रखा कि 1 से 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? आपका लैक्टेशन पीरियड कम हो जाएगा। वो तो एक सीमित वो पीरियड के लिए ही दूध देगी। ऐसा तो नहीं कि आप लेकर आए उसमें नहीं साहब 8 महीने तो देना पड़ेगा, मैंने तुम्हें खरीदा है, कुछ किया जा सकता है क्या? कम पीरियड 1 से 2 महीने के बीच की होगी तो आपके पास मिल्क प्रोडक्शन होता रहेगा। ये तो बातें हो गई कि किस तरीके से होगा, करोगे कैसे, अप्लाई कैसे करना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये तो सुन लिया ना आपने। तो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर किसी को गांधी योजना में अप्लाई करना है तो सबसे पहला होगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या होगा? डॉक्यूमेंट में सबसे पहला होगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपके पास गवर्नमेंट अभी तो फिलहाल उन्होंने 4 अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा जिसको भी वो वेरीफाई या जिसको भी वो कंसिडर करेंगे वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। दूसरा क्या हो गया? आपका KYC पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और तीसरा क्या होगा सबसे इम्पोर्टेंट? खसरा खतौनी, जमीन की रिकॉर्ड। जमीन से पता चलेगा ना कि आपके पास कितनी जमीन है, कितने एकड़ है आपके पास, वो कहाँ से मिलेगा? खसरा खतौनी से। ये पेपर, और इसके बाद आपको बनानी होगी क्या? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें पूरी की पूरी फाइनेंशियल वायबिलिटी निकाली जाती है कि आप कितना लोन लेने वाले हो, कितने समय के लिए लोन लेने वाले हो, कैसे पेमेंट करोगी, EMI आपकी कितनी आएगी, आपको प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, आपकी लोकेशन क्या होगी। इसे क्या बोला जाता है? DPR, मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सारी की सारी जो भी आप यूनिट चलाने वाले हो, जो भी बिजनेस करने वाले हो, उसकी क्या होगी? इसमें कंप्लीट डिटेल होगी। इसे क्या बोला जाएगा? DPR। ये सारे पेपर लेके आप, इसकी ऑनलाइन साइट है, अभी थोड़े बहुत करेक्शन हो रहे हैं उसमें, जैसे ही वो लाइव हो जाती है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप आधार नंबर से अपना रजिस्टर करोगे, अपने आप को रजिस्टर करने के बाद OTP आएगा, आप अपना लॉगिन करोगे, उसमें आप अपना यूज़र ID पासवर्ड बनाओगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम में आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना होगा। आधार से ही वो आपकी डिटेल फैच कर लेगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालोगे आपकी सारी डिटेल वहाँ से निकल आएगी। खसरा नंबर या खसरा की डिटेल डालोगे आप तो आपकी लैंड डिटेल वो ऑटो फेच कर लेगा, आपको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही अपनी डिटेल निकाल लेगा। ये सब करने के बाद जैसे ही आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद कहाँ जाएगा? ये जाएगा SLA या SLEC बोल देते हैं, स्टेट लेवल की कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, SLEC बोल देते हैं अपन इसे। कमेटी के पास जाएगा, कमेटी चेक करेगी कि आपका जितना भी है ये प्रोजेक्ट जो भी आपने डिटेल डाली ये सही है या नहीं है। अगर उसे वो सही लगता है तो क्या करेगा? किसी पर्टिकुलर एक बैंक में नहीं भेजने वाला है आपको। अभी तक क्या होता था, जैसे PM-AGP हो गया, PM-FEB हो गया, NLM हो गया, हम क्या करते हैं, हमारा जिस बैंक में अकाउंट है हम उस बैंक में अप्लाई करते हैं, उसके पास जाता है, वो बैंक देखता है, वो चेक करता है, अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता तो वो रिजेक्ट कर देता है। ऐसा ही होता था। उन्होंने कहा भी बैंक ग्रुप तैयार कर देते हैं, यहाँ सारे बैंक रहेंगे, सारे के सारे बैंक रहेंगे, जिस भी बैंक को चाहिए वो फेच कर लेगा। वो आपके पास ये पूरा का पूरा है, आ गया, यहाँ सारे बैंक हैं, आपका प्रोजेक्ट यहाँ आ गया। अब जिस भी बैंक को चाहिए वो बैंक आपका वहाँ से आपका केस उठा लेगा, केस उठा लेगा। कोई सा भी बैंक उठा सकता है, जरूरी नहीं कि आपने कैनरा में कहा, आपने सेंट्रल में कहा, आपने इंडियन में कहा, HDFC में कहा, कहाँ है। जिस भी बैंक से आपकी बात हो वो बैंक यहाँ से आपका प्रपोजल क्या करेगा? फेच कर लेगा, उठा लेगा। उसके बाद उसे विदिन 7 डेज 7 दिन के अंदर क्या करना होगा?
डिस्पोज ऑफ करना होगा, वो केस करना पड़ेगा उसको। अगर वो नहीं करता तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक फिर से यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वापस यहाँ वापस आ गया। अब आपका अगर इसने नहीं किया, आपको प्रपोजल बैंक के पास आ गया, जिस बैंक ने भी आपका प्रपोजल उठाया उसे क्या करना होगा, विद इन 7 डेज या तो सैंक्शन करना होगा, रिजेक्ट करना होगा, जो कुछ भी करना होगा, डिस्पोज करना होगा। उसका टाइम उन्होंने कितना दिन दिया होगा, फिर से बैंक के पास पहुंच गया, फिर कोई दूसरा बैंक अगर इस बैंक ने नहीं किया तो क्या होगा। अब आपको इसके चक्कर में एनएलएम में क्या प्रॉब्लम आती है कि एक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, अब आपको क्या करना होगा, केस को विड्रॉ करना होगा, केस को रिटर्न कराना होगा, फिर से अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के बाद फिर से एसएडीसी के पास जाएगा, एसएनए के पास जाएगा। सर को नींद आ रही है या तो मेरी बातें बोल लग रही है, ये कामधेनु में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए सुनो, कभी किसी को बता भी दोगे, नहीं करोगे ये तो कम से कम बताओगे तो सही लोगों को। फिर क्या होगा, ये अपने आप दूसरे बैंक के पास चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ से बैंक आपको वैसे भी देखो 3.5 एकड़ जमीन है, प्रोजेक्ट या तो 36 लाख रुपए वाला होगा या तो कितने का होगा, 42 लाख रुपए वाला है। 3.5 एकड़ जमीन है, आप अपना मार्जिन मनी लगाओगे, उसके बाद बैंक के पास आपके लैंड डिटेल्स है, लैंड रिकॉर्ड है आपका पूरा का पूरा। बैंक अपना क्या करेगा, बैंक अपनी नॉर्मल प्रोसेस करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी को सर्च कराएगा, चेक कराएगा कि प्रॉपर्टी सही है, बंधक तो नहीं, गिरवी तो नहीं, आपका सिविल चेक करेगा, देखेगा कि आपकी रिपेयरिंग कैपेसिटी है या नहीं, सब कुछ सही है तो बैंक क्या कर देगा, आपका केस सैंक्शन कर देगा। और आपकी कहानी कहाँ चालू हो जाएगी, ये वाली चालू हो जाएगी। 11 लाख रुपये मिलेंगे किसको, शेड बनाने के लिए, फिर 9 जानवर के लिए, फिर 9 जानवर के लिए, फिर अगले 9 जानवर बच्चे। ये यहाँ तक तो बाकी ठीक बातें ठीक थी। अब इन्होंने कहा कि साहब मेरे पास तो 7 एकड़ ज़मीन है या मेरे पास 14 एकड़ ज़मीन है, अब मैं 25 से नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे तो पूरे कितने चाहिए, 100 चाहिए, 100 जानवर करने हैं। कर सकते हैं, ये कर सकते नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 8 यूनिट लगा सकते हो आप, एक बार में एक आदमी कितनी यूनिट लगा सकता है, 8। 25 का 200 जानवरों का नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कहा कि लैंड आपके पास उतनी होनी चाहिए भैया, एक यूनिट के लिए 3.5 एकड़, तो 2 यूनिट के लिए कितनी, 4, तो 4 यूनिट के लिए 14 एकड़। 14 एकड़ जमीन है तो कितनी लगा लो, एक साथ आप 4 यूनिट लगा लो। 28 एकड़ है तो आप एक साथ कितनी लगा सकते हो, 8, पूरी 8 यूनिट लगा सकते हो। साहब ने कहा यार नहीं तो मेरे पास केवल इतना है, मैं 1 यूनिट लगा लेता हूँ, फिर देखा जाएगा, आगे काम करूँगा, अच्छा सब कुछ चला तो क्या करूँगा, फिर ले लूँगा। तो जब लोन का जो पीरियड है वो 7 ईयर्स का है, आपको मैक्सिमम लोन कितने टाइम के लिए मिलेगा, और 6 मंथ का क्या मिलेगा, मोरेटोरियम पीरियड के लिए 6 महीने तक आप EMI नहीं दोगे, केवल इंटरेस्ट आप सर्व करते रहोगे। इंटरेस्ट भी सर्व नहीं करते हो तो आपको क्या 6 महीने तक नहीं देना होगा, 6 महीने बाद आपकी EMI चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मीटर डाउन हो जाएगा, कहते हैं ना मीटर डाउन हो गया, 6 महीने बाद मीटर डाउन हो गया। इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने पैसे मिल गए और कहीं से कुछ पैसे भी मिल गए, तो उन्होंने कहा यार लोन खत्म कर देता हूँ। 2 साल के बाद इन्होंने लोन खत्म कर दिया, ठीक है। और सब्सिडी का जो पैसा मिला था, सब्सिडी का पैसा क्या था, लॉकिंग सब्सिडी जो भी मिलेगी उसकी 3 ईयर्स की लॉकिंग पीरियड होगी, 3 साल के लिए। जो सब बोल रहे थे ना, मिनर अकाउंट बोला जाता है उसको। आपकी सब्सिडी आ गई, आपको 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलने वाली थी, आपका लोन बचा था कितना, 30 लाख रुपए। अब आपको ब्याज कितने पे देना होगा, लोन आपका 30 लाख रुपए ही दिखेगा पर आपको ब्याज देना होगा 20 लाख रुपए पर। 10 लाख रुपए क्या होंगे, मिरर एक दूसरे अकाउंट पे पार्ट रहेंगे। और जब आपका अकाउंट यहाँ तक आप पेमेंट कर पाओगे, जब आप EMI पे करना चाहो, एक साथ पूरा भरना चाहो, भर दो और ये वाली अमाउंट को एडजस्ट करा दो, ठीक है। इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा, सब्सिडी के बचे हुए पैसे, मतलब अगर 30 लाख रुपए का लोन है, कितना, 30 लाख रुपए का लोन है और 10 लाख रुपए की यहाँ सब्सिडी दिख रही है, तो इंटरेस्ट कितने में देना होगा, केवल 20 लाख रुपए के, ठीक है। कामधेनु अब तक की बेस्ट स्कीम है, बहुत सोची समझी बड़े अच्छे से प्लान की गई स्कीम है। जिन्होंने भी ये स्कीम ड्राफ्ट करी है, मैं उनसे एक बार मिला हूँ और मैं आपसे मतलब एक बड़े उससे बताऊँ, उन्होंने बहुत सोच समझ के बड़े माइन्यूट चीज़ों पे काम किया, क्या क्या चीज़ें होती थी जिनकी वजह से किसान फेल हो सकता था। उन्होंने इस बार डॉक्टर शिंदे साहब हैं, ठीक है, मैं जितना मैंने सुना है तो शिंदे साहब ने इस स्कीम को लॉन्च करने, इस स्कीम को बनाने या उसकी पूरी टीम थी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की मध्य प्रदेश शासन, उन लोगों ने बड़े तरीके से काम किया, वो हर चीज़ों पे काम किया। जैसे कोई भी स्कीम थी इसमें इलेक्ट्रिशियन पीरियड को लेकर वो नहीं था
कि 9, 8, 8 का क्यों। मैंने पूछा कि सर इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने कहा कि किसान के पास अगर दूध नहीं होगा, अगर उसके यहाँ प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका इंटरेस्ट कम होगा। अब अगर आपको कोई चीज़ें ना मिले, मैं आपको पढ़ाना धीरे धीरे कुर्सी पे बैठ जाऊँ और धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करूँ तो आपका क्या होगा, आपका इंटरेस्ट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। पैसे मनी पावर है ना, पैसे आएंगे तो मन लगेगा, पूरे टाइम आपकी डेली चलती रहेगी। ये वाला खत्म होगा तो ये वाली चालू हो जाएगी, ये खत्म होगी तो ये चालू हो जाएगी, तो आपके यहाँ क्या होगा, पूरे टाइम चलता रहेगा। इस स्कीम को अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अपने लैंड रिकॉर्ड पूरे के पूरे कलेक्ट करो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा और जिस भी बैंक से आपकी बात है, जहाँ भी आपका खाता है, तो उस बैंक में जाके बात करो। आज के टाइम में हर बैंक करने के लिए तैयार है। जैसा सर ने कहा, मैडम ने कहा, किसी के भी ब्रोकर या दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। साहब कितना दिलवा दो, मैं ऐसा करवा देता हूँ, होते मिलते नहीं मिलते, मिल रहे नहीं मिल रहे, मत करो किसी से भी, खुद लगा लो, अपने एफर्ट्स लगा लो, खुद बैंक के पास चले जाओ, बैंक करने के लिए तैयार है। सॉरी सर, अगर गारंटी मांगते हैं तो आप एनएलएम में क्या करते हो, जितने लोग एनएलएम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं कि जो भी उनके पास लैंड है उसका एक रकबा या एक टुकड़ा क्या कराएंगे, उसको डाइवर्ट कराएंगे, एग्रीकल्चर लैंड को क्या करेंगे, डाइवर्ट कर देंगे कॉमर्शियल पे, और उसको क्या करेंगे, बैंक को क्या दे देंगे, दे देते नहीं दे देते हैं, कोलेक्टर के फॉर्म में दे देते हो। अगर यहाँ से वो मांगते हैं तो यहाँ क्या करना होगा, आपको अपने जो भी 3.5 एकड़ ज़मीन है उनमें से जो भी, यार देखो आज के टाइम में 10-20 लाख रुपए से कम एकड़ ज़मीन का रेट कहीं बचा नहीं है, कहीं भी चले जाओ आप। अगर आप अपनी 2 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन भी अगर आप डाइवर्ट करा लेते हो तो आपकी वैल्यू उतनी आ जाएगी जितना आपके प्रपोजल की कॉस्ट होगी, जितना आपको लोन मिलने वाला है। तो यहाँ ये चैलेंज नहीं है, बशर्ते आप तैयारी करके रखो कि मुझे ये भी बैंक मांग सकता है, बैंक मुझसे बोल सकता है कि आप डाइवर्टेड लैंड लेकर आओ। मैंने जब कहा तैयारी करके रखो, तैयारी करने का मतलब ये है कि आप अपनी सारी की सारी पेपर, बैंक की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, डाइवर्टेड लैंड होनी चाहिए, लैंड ऐसी होनी चाहिए, लैंड लॉस नहीं होनी चाहिए। पता चला खेत यहाँ जाके यहाँ है, अब आप तो यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे तो बैंक बोलेगा कि आपके लैंड लॉक है, मैं यहाँ नहीं कर सकता। अप्रोच रोड होनी चाहिए आपके यूनिट शेड पे जाने के लिए, शेड ऐसी जगह पे बना लो, छोटे रकबे में बना लो जो कनेक्टेड हो, जहाँ जाना आसान हो। फीड एंड फॉर्डर के लिए आप अंदर की ज़मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यही चीज़ आपको किस केस में करनी है, एनएलएम के केस में भी करनी है। जहाँ भी आप शेड बनाओगे, शेड बनाने के टाइम में क्या होना चाहिए, ये किसके साइड में होना चाहिए, रोड से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो होता रहे। देखो एक तो ये हो गई कामधेनु योजना। कामधेनु के साथ आप बहुत सारी स्कीम को, जैसे अब आपने एक डेयरी फार्म खोल दिया, अब इसके साथ आप डेयरी प्रोडक्ट बनाने की भी यूनिट स्टार्ट कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ बना रहा था, ये डेयरी हो गई मुझे, मेरी कामधेनु से मुझे डेयरी बनानी है। एक स्कीम को छोटा सा मैं वो कर देता हूँ आप लोगों को, पीएमएफएमई के बारे में। किसी ने सुना है पीएमएफएमई क्या है? सुना है सर ने, बताओ सर क्या सुना है? योजना है गवर्नमेंट की, इसके माध्यम से लोन बैंक उस पर प्रोवाइड कराती है अपने को, डेयरी फार्म है, पशुपालन है, इसमें भी बहुत सारी ठीक बात है। पीएमएफएमई का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, मतलब प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। क्या बोलो? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। उन्होंने कहा कि